हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता से जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है पूर्व वैदिक काल, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 200 वर्ष 200 सालों का बीच में जो गैप रहा था, उसके बाद जो एक वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता जो कि वेदों से संबंधित वेदों की इसमें गाथा हुई है, तो वेदों का ही वेदों से रिलेटेड सारी बात की, तो इसलिए इसका नाम भी वैदिक सभ्यता रखा गया है। तो हम बात करते हैं आज इसी सभ्यता की जो नेक्स्ट वीडियो है, जो कि है पूर्व वैदिक काल। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो होगी उत्तर वैदिक काल। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम कहते हैं ना कि किसी भी सभ्यता को जानने के लिए अगर हमें उसके राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में अगर हमें पूरा ज्ञात है, तो हम उस सभ्यता को भी अच्छे तरीके से जान लेते हैं। तो इसी तरीके से आज हम स्टार्टिंग से इसके राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन को पढ़ेंगे। अब इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी, अगर आपने उसको देख लिया है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। तो इसलिए आप उससे पहले जो मेरी फर्स्ट वीडियो आई है वैदिक सभ्यता से, तो वो एक बार जरूर देख लीजिए। पूर्व वैदिक काल, जो कि इसका आपको मैंने समय बताया है, वैसे तो 1500 से 600 जो कि आपको पता है वैदिक सभ्यता का टाइम था। पूर्व वैदिक काल का 1500 से 1000 ईस्वी है, और उसके बाद 1000 से 600 ईस्वी तक जो कि है उत्तर वैदिक काल है। तो हम शुरू करते हैं हम इसके पूर्व वैदिक काल में। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं इसका राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में सबसे पहले जैसे कि आपको बात की गई है कबीलाई जीवन। कबीलाई जीवन क्या था कि उस समय के लोग कबीलों में रहते थे, कबीलों के जो समूह होता था उसको कहा जाता था जन। तो वहां के लोग जो कबीलों में रहते थे, तो उनका जो एक समूह होता था उन्हीं को ही हमने, जैसे कि मैंने बताया, जन कहा जाता था। और उनका जो कबीलाओं को चलाने के लिए भी एक प्रशासन होता था। उसी प्रशासन से संबंधित हम जो इसका राजनीतिक जो जीवन होगा उसी से ही पढ़ते हैं। तो आपको ज्ञात हो जाए कबीलाई को जन कहा जाता है, उसके जो समूह होगा उनको जन कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं इसका राजन, राजा यानी सीमित अधिकार। जैसे मैंने आपको बोला कि जो कबीलाओं को चलाने के लिए एक राजा, जो शासन चलाने के लिए कौन होता था, वो होता था राजन। लेकिन इसके पास बहुत सीमित अधिकार थे, एक नाम मात्र अधिकार थे। लेकिन ये कहते हैं जैसे कि नाम का राजा, तो इसके पास बहुत सीमित अधिकार थे। ये दूसरे राजाओं की तरह, जैसे हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य या राजा अशोक, जिनके पास बहुत सारे अधिकार थे, लेकिन ये इसके पास बहुत सीमित अधिकार थे। ना इसके पास खुद की कोई सेना थी, नियमित सेना थी, ना इसको न्याय करने का अधिकार था, ना इसको कोई टैक्स लगाने का अधिकार था, कर लगाने का अधिकार। तो ये इसके पास बहुत सीमित अधिकार थे। और राजा की सहायता के लिए जो कि समितियां थी, जो भी उनके नाम है, जैसे कि समिति, सभा, विदत और गण, ये 4 तरह की जो इनकी संस्थाएं थी, जो इसकी सहायता के लिए थी। जो राजा की सहायता के लिए जो 4 प्रकार की संस्थाएं थी, उनमें से समिति, सभा, विदत और गण, इनकी सहायता से कि वो राज्य जो अपना संभालता था, वो अपना कार्यभार जो होता था, इनकी सहायता से वो करता था, क्योंकि राजन के पास बहुत सीमित अधिकार थे। तो हम पहले बात करते हैं जो इसकी जो संस्था थी, जिसमें संस्था जो पहले थी समिति। समिति में क्या होता था कि ये एक आम सभा थी। आम सभा इसमें जो कह लीजिए कोई ग्रामीण लोग, कि आम जनता, आम सभा लिखे तो आम तरह के लोग आ जाते हैं, जिसमें किसान आ गए या गरीब लोग आ गए। और इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। तो आम तरह के लोग जो इसमें भाग लेते, जो एक सभा होती थी जो आम लोगों को बुलाई जाती थी, तो उसको समिति कहा जाता था, जिसमें कि स्त्रियां भी भाग लेती थी। सेकंड जो आती है हमारे पास संस्था, जो कि सभा, ये थी कुलीनों की संस्था। कुलीनों से होता है पढ़े लिखों की। ये ज्यादा बड़े तो नहीं होती थी, क्योंकि इसमें पढ़े लिखों की ये संस्था थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण काफी थी, क्योंकि पढ़े लिखों की संस्था थी तो डेफिनेटली महत्वपूर्ण तो काफी थी। तो इसको ये मत समझना कि ये छोटी थी तो ये कम महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण, यह भी काफी थी। तो जैसे कि आम सभा है, वैसे ही इसकी जो सेकंड सभा है कुलीनों की सभा, जो समिति, और सेकंड कुलीनों की संस्था जो सभा है। नेक्स्ट आती है विदत। विदत में क्या होता था, जो उपज लूट बंटवारा, क्या होता था कि जो भी और लूट का जो भी लूटते थे, जो उपज का होता था, जो भी है वो कि बंटवारा करते थे अपने हिसाब से। और ये काफी कि प्राचीन संस्था थी, कि
बहुत ज्यादा इसको प्राचीन ये संस्था माना जाता है विदत को। ये ऑलमोस्ट ये इसमें भी क्या कह लीजिए कि आम जनता के लोग ही होते थे सारे, और इसमें भी जो मतलब कि स्त्रियां भाग लेती थी। तो ये मतलब कि ऑलमोस्ट समिति की तरह ही होती थी। और ये इसके बारे में एक बात जरूर याद रख लेनी है, ये सबसे प्राचीन थी। ये मैंने लिखा ब्रैकेट में, ये देखो मैंने लिखा भी है प्राचीन, तो ये सबसे प्राचीन थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं गण। ये कुलीनों की सभा, ये भी ऑलमोस्ट सभा की तरह ही थी। इसमें भी जैसे कि पढ़े लिखे लोग ही भाग लेते थे। तो ये 4 प्रकार की संस्थाएं थी जो कि राजा की मदद करती थी उनके जो कार्यभार उसके शासन को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना 4 प्रकार की। इसमें आपको एक और बता देता हूं कि जो प्रजापति की जो 2 बेटियां थी उनके नाम थे जैसे कि समिति और सभा, इसी के नाम। तो ये राजन के लिए काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, तो राजन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण थे। ये दोनों समिति और सभा, ये आपने याद रख लेना कि जो राजन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आगे हम बात करते हैं कि मतलब कि राजन था उसके लिए सिर्फ ये जो उनकी सहायता के लिए खाली ये 4 संस्थाएं थी, नहीं, इनकी सहायता के लिए अधिकारी भी थे, कुछ और अधिकारी भी थे। ये खाली 4 संस्थाएं या 4 समितियां ही नहीं थी, इसकी सहायता के लिए अधिकारी भी थे। इन अधिकारियों को कहा क्या जाता है, रत्नीन कहलाते हैं। ये अधिकारी रत्नीन कहलाते हैं। ये कौन कौन से थे, इसमें आ जाते हैं पुरोहित, सेनानी, पुरुष, स्पष्ट। पुरोहितों में क्या आ जाता है, जैसे कि धार्मिक कार्यों से संबंधित अगर इनको सलाह लेनी हो, और ये सबसे ऊंचा भी इनको माना जाता है, धार्मिक कार्यों से संबंधित सलाह लेने के लिए पुरोहितों की मतलब की सलाह मशवरा लिया जाता था। सेकंड आ जाते हैं सेनानी, मतलब युद्ध से संबंधित या लड़ने के लिए या सेना से संबंधित कोई भी कार्यभार के लिए सेनानी होते थे जो उनके अधिकारी होते थे। पूर्व क्या होते थे, जो मतलब कि छोटे जो दुर्ग या किलों के निर्माण के लिए या किलों से संबंधित मतलब कि देख रेख के लिए जो भी होते थे उनको पूर्व कहा जाता था। और जो ये स्पष्ट होते थे ये गुप्तचर होते थे, मतलब कि दूसरी मतलब कि गुप्तचर क्या होता है आपको पता ही है, जो जानकारी एकत्रित करके राजन को देना या मतलब, तो ये गुप्तचरों का ही काम होता था, जो खुफिया जानकारी होती थी, तो इनकी सहायता के लिए स्पष्ट, तो ये अधिकारी भी होते थे। आगे हमने इस पे बात की है सेना। सेना मतलब नियमित नहीं, राजन के पास कोई इतने अधिकार तो होते ही नहीं थे, और आर्थिक तौर पे भी जैसे कि इनकी हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती थी क्योंकि सीमित अधिकार थे। इसको कोई ना टैक्स लेने का अधिकार था ना न्याय करने का, तो इतना पैसा तो होता ही नहीं था। तो इसके पास सेना भी नियमित नहीं थी क्योंकि नियमित सेना रखने के लिए उनको मतलब कि देना ही पड़ेगा, वेतन देना ही पड़ेगा। तो इसके पास नियमित सेना रखने के लिए इतना पैसा ही नहीं था, तो नियमित नहीं होती थी। जब भी कभी जरूरत होती थी तो वो उनको बुला लेते थे और उन्हीं हिसाब से जैसे रखते थे उसी हिसाब से वो वेतन दे देते थे। इसलिए इनके पास सेना नियमित नहीं थी। बलि स्वेच्छा से दिया गया कर, जैसे कि आपको पता है कि इसके पास कोई ज्यादा अधिकार तो थे ही नहीं, तो टैक्स मतलब क्या इसके पास अधिकार तो थे ही नहीं कि टैक्स एकत्रित मतलब कर एकत्रित कर सके, या इसके पास अधिकार तो ये तो थे ही नहीं। अगर इसमें कुछ होता भी था तो वो बलि देने का, मतलब कि उस टाइम पे पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। तो पशुपालन के बारे में क्या लिखा है, बलि स्व इच्छा से दिया गया कर, मतलब वहां के लोगों पे निर्भर था कि उनकी इच्छा है तो वो पशु देते थे, मतलब कि उसकी वो बलि दे सकते थे, लेकिन उनकी वो खुद की इच्छा पर निर्भर है कि अगर वो दे या ना दे, स्व इच्छा से दिया गया ये कर होता था जो कि राजन को दिया जाता था। इसके बाद है न्याय का उल्लेख नहीं, मतलब कि उसके पास अधिकार तो थे ही नहीं, तो उसके बाद इसलिए हमारे पास कोई इतना ज्यादा है नहीं कि न्याय का उल्लेख है ही नहीं कि न्याय का क्या उल्लेख होगा, क्योंकि उसके पास बहुत सीमित से अधिकार थे, ना टैक्स एकत्रित करता था ना न्याय करने का अधिकार था। तो न्याय का उल्लेख नहीं है कि वो न्याय किस हिसाब से करता था, कैसा करता था, तो इसका कोई इतना कोई उल्लेख नहीं है। ये थे राजनीतिक जीवन से। इससे हम दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट ये कबीलाई जीवन, मतलब कि कबीलों में रहते थे और इनके समूह को जन कहा जाता था, राजन होता था जो कि शासन चलाता था, लेकिन इसके बाद बहुत सीमित अधिकार थे। राजा की सहायता की जो 4 संस्थाएं थी जो कि समिति, सभा, विदत और गण। सीमित में आम लोग जैसे कि और स्त्रियां भी इसमें भाग लेती थी। सभा कुलीनों की संस्था थी जिसमें कि पढ़े लिखे लोग भाग लेते थे। विदत में जैसे उपज लूट बंटवारा की जो संबंधित थी, ये भी आम लोगों से संबंधित है जिसमें जो भाग लेते थे और लूट का माल बांटते थे, जैसे भी कह लीजिए। और ये सबसे प्राचीन थी गण, जो कि कुलीनों की सभा थी जो ऑलमोस्ट सभा से मिलती जुलती थी, और प्रजापति की जो 2 बेटियां थी, और राजन के लिए जो सबसे
मुखिया थे द्रौपदी समिति और सभा, क्योंकि इसी नाम की जो मतलब प्रजापति की जो बेटियां थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अधिकारी। इसकी सहायता के लिए जो 4 संस्थाएं नहीं थी, मतलब इसके अधिकारी भी थे जिनको रत्मिन कहलाते थे। इसमें पुरोहित, सेनानी, पूर्व स्पष्ट। पुरोहित जो धार्मिक संबंधी सलाह देते थे, सेनानी जो सेना से संबंधी जो सैनिक कार्रवाई संबंधी, पूर्व जो होते थे, मैंने आपको बताया ये कि उसको क्या कहते हैं, पूर्व को मतलब कि किला और दुर्ग के निर्माण के लिए जो भी संबंधित पूर्व होते थे, और स्पष्ट जो होते थे कि मतलब गुप्तचरों से संबंधित होते थे। सेना मतलब कि कोई भी नियमित नहीं थी, क्योंकि इनके पास इतना अधिकारी नहीं थे और आर्थिक पैसा भी नहीं था, तो सेना नियमित रख नहीं सकते थे। बल्कि स्वेच्छा से दिया गया कर, जो कर देते भी थे वो लोगों की स्वेच्छा से दिया गया कर होता था, क्योंकि वो भी पशुपालन के पशुओं के रूप में दी जाती थी। न्याय का उल्लेख नहीं है, क्योंकि सीमित अधिकार थे, तो क्या न्याय करेगा, मतलब कि उस समय न्याय का उल्लेख नहीं था, क्योंकि बहुत सीमित अधिकार थे। आगे हम बात करते हैं इसके सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के बारे में इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, समाज समतावादी था। समता मतलब होता है एक समान। समतावादी क्यों कहा गया है, क्योंकि वहां पे आर्थिक तौर पे सब लोग एक समान थे, तो इसलिए समतावादी, क्योंकि कोई भी ज्यादा उच्च या निम्न नहीं गया, सभी को एक समान मानते थे, इसलिए समाज उस समय में समतावादी था। आगे बात करते हैं वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित। वर्ण व्यवस्था का अगर सबसे पहले प्रयोग हुआ है तो वो वैदिक सभ्यता, मैंने आपको बताया था। वर्ण व्यवस्था से संबंधित इसके बारे में कर्म आधारित पर 9वें मंडल में इसके बारे में कहा गया है। कर्म आधारित मतलब कि ये जाति या धर्म के आधार पर नहीं, वर्ण व्यवस्था जैसे कि आपके कर्म पे आधार पे है। मतलब आपने अगर ब्राह्मण की स्टडी की है या सेना से संबंधित या सैनिकों से संबंधित आपने मतलब कि वो जानकारी ली है या सीखा है या अभ्यास किया है, तो कर्म के आधार पर ही उसको जो वर्ण दिया जाता था। जैसे कि आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण थे वो कर्म के आधार पर थे, ना कि जाति और आप कह सकते हो ना कि धर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर थे। इसके बारे में 9वें मंडल में कहा गया है। अगर वर्ण व्यवस्था का आपने पूर्ण रूप से जानकारी लेनी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मतलब कि कंप्लीट तौर पे बताया गया है, वो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में कंप्लीट बताया गया है, जो कि 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। 10वें मंडल पुरुष सूक्त में आप इसके बारे में मतलब कि पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं वर्ण व्यवस्था के, और कर्म आधारित आपको 9वें मंडल में मिलेगा, जो कि वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन इस समय 10वें मंडल में पूर्ण तरह से किया गया है, और 9वें में कर्मधारी। आगे हम बात करते हैं दास प्रथा का प्रचलन था। इसमें दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन उतना नहीं था जैसे कि यूरोप में था। दास प्रथा से प्रचलन था कि मतलब कि उनको काम के लिए प्रयोग में लाते थे, लेकिन इनका कोई इतना बुरा व्यवहार नहीं करते थे कि मतलब कि दासों को दबा के रखना है, मारना है या बड़ा दुर्व्यवहार से उनके काम लेना है। दासों प्रथा का प्रचलन था, लेकिन यूरोप की तरह नहीं था। दासों की स्थिति बुरी नहीं थी, ठीक थी। तो ये दास प्रथा का प्रचलन था। आगे हम बात करते हैं परिवार। ये कुल की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार जैसे कि ये कुल की सबसे छोटी इकाई थी, परिवार को मुख्य माना जाता था। ये क्या होता था कि एक संयुक्त परिवार में रहते थे, मतलब सभी इकट्ठे होकर रहते थे, और ये सबसे परिवार को सबसे छोटी इकाई बोला जाता है, और इसकी एक महत्वपूर्ण इकाई भी आप कह सकते हैं। इसको जैसे कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि ये मात्र सत्रात्मक है, लेकिन इसमें क्या है, ये पितृ सत्रात्मक है, और ये सुक्त परिवार में मतलब जितने भी भाई बहन होते हैं ये सभी एक बहुत बड़े परिवार में ही रहते थे, मतलब एक साथ इकट्ठे रहते थे, मतलब कि तो सभी लोग इकट्ठे रहते थे, इसलिए इसे संयुक्त परिवार माना गया। सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते थे, और इसको पितृ सत्रात्मक माना गया, मतलब पिता को इसमें मुखिया माना जाता था, मुखिया माना जाता था। तो ये पितृ सत्रात्मक था, और उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्रात्मक था। अब हम बात करते हैं स्त्री की। स्त्री उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। उस समय पे स्त्रियों की स्थिति, जैसे कि आपको मैं पहले बताया कि इनको जो एक 2 संस्थाएं थी, समिति और विदत, जिसमें कि स्त्रियों को भी भाग लेने का अधिकार था, मतलब कि वहां पे जाने का अधिकार था, तो इस सभा में भाग लेने का। तो इसलिए आपको पता ही है कि स्त्रियों की स्थिति वहां पे अच्छी थी। स्त्रियों जैसे कि उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। उपनयन संस्कार मतलब कि क्या होता है, ये 16 संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार था उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार, मतलब कि इनको शिक्षा लेने का पूर्ण अधिकार था। इसके अलावा बात की गई पुनर्विवाह और नियोग प्रथा पर भी। पुनर्विवाह मतलब कि इनको दोबारा से विवाह करने की अनुमति थी, और इसके अलावा नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या थी कि अगर इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो ये अपने मतलब कि देवर के साथ शादी कर सकती हैं। बाल विवाह पर रोक लगाया गया, दहेज प्रथा नहीं। तो इससे पता चलता है कि इनकी स्त्रियों की स्थिति वहां उस समय में अच्छी थी। इसमें जो विदेशी महिलाओं ने
मतलब कि सहयोग दिया। जो मतलब कि विदेशी महिलाओं का जो नाम आया उनमें थी गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी। मतलब कि इन्होंने भी उस समय के जो मतलब कि स्त्री की जो स्थिति में जो इनका विदेशी महिलाओं का नाम आता है उनमें थी गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी। आगे हम बात करते हैं कि ये शाकाहारी या मांसाहारी, ये दोनों ही थे। मतलब ये शाकाहारी भी थे और ये मांसाहारी भी थे, तो ये दोनों तरह के भोजन करते थे। आगे हम बात करते हैं मनोरंजन। मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य, घुड़दौड़, संगीत, मतलब ये सारी अपनी मनोरंजन के लिए इन चीजों का मतलब कि इन चीजों से अपना मनोरंजन करते थे। पासे, नृत्य, घुड़दौड़, संगीत, तो ये थे इनके सामाजिक जीवन से रिलेटेड। एक बार हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। समाज समतावादी था, मतलब एक समान थे, सभी तरह के लोग, कोई भी ऊंच नीच नहीं था, मतलब सभी एक समान समझा जाता था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का कर्म आधारित पर 9वें मंडल में इसके बारे में बताया गया कि जाति के आधार पर नहीं, ना ही धर्म के आधार पर, मतलब कर्म के आधार पर उसके वर्ण को देखा जाता था। 10वें मंडल में उसके बताया कि पुरुष सूक्त, जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्ण, मतलब कि वर्णों के बारे में अगर कंप्लीट आपने जाना तो 10वें मंडल में बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कि वर्ण थे, जो मतलब कि 4 वर्णों में बांटा गया था। तो इसके बारे में आप 10वें मंडल में देख सकते हैं। दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दासों की स्थिति कोई बुरी नहीं थी, ठीक थी। दासों को काम के लिए प्रयोग में लाया जाता था, मतलब यूरोप की तरह नहीं थी, मतलब कि उनको बड़ी बुरी स्थिति हो, ऐसा कुछ नहीं था। परिवार, कुल की सबसे छोटी इकाई थी परिवार। पितृ सत्रात्मक थी और संयुक्त पर, मतलब कि सभी लोग मिलजुल के रहते थे, एक साथ एक ही परिवार में रहते थे। स्त्रियों की स्थिति मैंने आपको बता दी, अच्छी थी। उपनयन संस्कार, शिक्षा का अधिकार था, पुनर्विवाह कर सकते थे, नियोग प्रथा, देवर से विवाह कर सकते थे, बाल विवाह, दहेज प्रथा पर रोक थी। गार्गी, मैत्रेयी जो कि विदेशी महिलाओं ने इसमें सहयोग दिया, मतलब कि विदेशी महिलाओं का जिसमें नाम आया गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी थे। शाकाहारी, मांसाहारी दोनों तरह के भोजन कर लेते थे। मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य, घुड़दौड़ और संगीत आदि का प्रयोग करते थे। आगे हम बात करते हैं इसके आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इनका क्या था? पशुपालन। मतलब कि इनका सबसे मुख्य आधार क्या रहा है? पशुपालन। ये कृषि पे इतना निर्भर नहीं थे, या कृषि इनका मुख्य व्यवसाय नहीं था, इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, क्योंकि इसी को ही अपना सबसे मुख्य आधार मानते थे। इससे पता चलता है कि वो बलि के लिए भी स्वेच्छा से दिया गया कर, मतलब इसका मुख्य आधार था, तो अपनी स्वेच्छा से देते थे वो बलि, क्योंकि इनका मुख्य आधार ही पशुपालन था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पशु माना जाता है वो है इनका गाय। गाय अघन्या भी कहा गया है। गाय को मतलब कि गाय की बलि देने का सबसे बड़ा पाप कहा जाता था, क्योंकि गाय से इनको दूध, गाय से इनको हल भी जोतने के लिए भी प्रयोग में लाते थे। तो गाय इनका महत्वपूर्ण पशु है। इसके बारे में इसका सर्वाधिक महत्व जो कि 176 यानी कि 176 बार ऋग्वेद में इसके बारे में बताया गया है। तो गाय इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था। तो आगे हम बात करते हैं घोड़े का। घोड़ा का प्रयोग, रथ, घोड़ा इनका जो सेकंड जो मतलब कि महत्वपूर्ण पशु था वो घोड़ा था। घोड़े का प्रयोग रथ बनाने के लिए, घुड़ दौड़ में, लड़ाइयों में जो सैनिकों में प्रयोग किया था, लड़ाइयों में प्रयोग करने के लिए घोड़े का प्रयोग किया जाता है। तो घोड़ा इनका सेकंड महत्वपूर्ण पशु था। तो आगे हम बात करें कृषि का महत्व कम। कृषि को यहाँ पे कम महत्व दिया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में उल्ट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में इनका मुख्य व्यवसाय जो भी हो जाएगा वो कृषि हो जाएगा और पशुपालन द्वितीय हो जाएगा, मतलब सेकंड हो जाएगा। 24 मंत्र कृषि, 24 मंत्र जो इसके कृषि में वो बताए गए हैं वो भी हमें ऋग्वेद में 24 मंत्रों के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। उद्योग भी सीमित और बढ़ईकर और रथकार। उद्योग क्यों सीमित थे ये आपको पता ही, क्योंकि ये पशुपालन पे निर्भर थे। मतलब कि इनका जो क्या ले सकते हैं कि इनका आंतरिक ही व्यापार नहीं था, क्योंकि उस पर ही कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि कृषि का भी महत्व कम देते थे। तो आंतरिक व्यापार ही, तो बाहरी व्यापार क्या सोचेंगे। तो उद्योग भी इनके सीमित थे, ये सिर्फ बढ़ई का, गरी और रथ का, बस इसी पर ही वो काम करते थे। तो इसलिए इनका उद्योग कुछ ज्यादा नहीं था। व्यापार विनिमय द्वारा, व्यापार विनिमय द्वारा क्या होता है कि इनका व्यापार विदेशी तो था ही नहीं, क्योंकि देशी नहीं था तो विदेशी क्या, ये क्या करते थे कि एक चीज ली और दूसरी चीज ले ली, एक चीज दी और दूसरी चीज ले ली, मतलब एक चीजों से मतलब आदान प्रदान करते थे। तो व्यापार विनिमय द्वारा था। क्यों? और इसका एक कारण ये भी है कि उद्योग क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि मतलब इन्होंने मोहरे मतलब की बनाई नहीं थी जिसके कारण की मतलब हम कहें कि व्यापार हो सके दूसरे देशों से। तो इसलिए मोहरों का कोई प्रयोग नहीं हुआ था, और इसके अलावा इन्होंने कोई ज्यादा ध्यान भी बाहर की तरफ दिया ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने आंतरिक ध्यान नहीं दिया तो बाहरी क्या देना था, क्योंकि पशुपालन पर निर्भर रह गए ऑलमोस्ट। तो इसलिए व्यापार विनिमय था। केवल आंतरिक व्यापार, मतलब आंतरिक व्यापार मतलब कि करते थे जो आम लोगों से मतलब कर लिया, चीजें दे दी, चीजें ले ली, केवल आंतरिक व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि को मुख्य बनाया ही नहीं था इन्होंने। और बढ़ई करी और रथकार बस इतना ही थोड़ा बहुत करते थे, जो करते थे मतलब एक दोनों आदान प्रदान
कर लेते थे, केवल आंतरिक व्यापार करते थे, क्योंकि मुद्रा की खोज नहीं की थी। जब मुद्रा की खोज होगी तब ये विदेशी व्यापार मतलब करते, तो मतलब चीजों के वो अपने बाहर से मंगवाते और मुद्रा के हिसाब से लेन देन करते रहते, तो इसलिए इनका आंतरिक व्यापार। तो ये था इनका आर्थिक जीवन। आगे हम बात करते हैं धार्मिक जीवन, जिसको सांस्कृतिक जीवन भी बोला जाता है। धार्मिक जीवन में जैसे इन्होंने लिया प्राकृतिक पूजक एवं बहुदेववादी। ये प्रकृति के पूजक थे, मतलब प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति से संबंधित, जैसे कि आप कह लीजिए अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, जो भी आप कह लीजिए, अग्नि, सूर्य, जो भी प्रकृति से संबंधित है, पेड़ पौधे, व्हाटएवर कुछ भी कह लीजिए, वो प्रकृति की पूजक थे और बहुदेववादी, मतलब कि बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। इन्होंने देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा हुआ था, जिनकी देवताओं की पहले श्रेणी में आ जाते हैं अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश। अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, जो आकाश के देवता हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो अंतरिक्ष के देवता में इन्होंने जैसे कि बात की है इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। ये थे अंतरिक्ष के देवता, इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति। अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति। आकाश में इन्होंने बात की है सूर्य, वरुण, उषा, सविता, विष्णु। सूर्य, वरुण, उषा, सविता, विष्णु। और इसके बारे में एक बात और याद रखनी है कि जैसे कि ये मतलब कि आकाश के ज्यादा है, तो ये आपने देख ही रहे हैं, तो अगर ज्यादा की गिनती में अगर पूछा जाए कि श्रेणियों में जो भी मतलब इनकी संख्याओं में, तो आकाश में आपने ये देखना कि इनके बारे में ज्यादातर 5 है, उधर 4 लिखे गए हैं। तो ये 33 देवी देवताओं की थे उस समय पे। तो इनमें से हमने जो बात की है, तो ये आपके बारे में मैंने बता दिया है। तो आकाश के देवताओं में मैंने आपको जो भी पूजा करते थे, जो भी हैं, तो उनके नाम मैंने बता दिए, सूर्य, वरुण, उषा, सविता, विष्णु, जो कि संख्या में भी ज्यादा है, आपने याद रखने हैं। अगर संख्या में ज्यादा की बात करें, इससे क्वेश्चन बनता है, तो आपने आकाश का नाम लेना है। तो आगे हम बात करते हैं जो कि इनके मुखिया थे, जो इन में जिनके बारे में बताया जाता है। इंद्र इनमें सबसे प्रमुख देवता थे। इनको शक्ति के देवता कहा जाता है, या इनको किला तोड़ने वाला, क्योंकि पुरंदर, मतलब इनको पुरंदर को क्या कहते थे, किला तोड़ने वाला। तो इनको पुरंदर, किला तोड़ने वाला भी देवता कहा जाता है, शक्ति का देवता। इसके जो 250 श्लोक हैं, जो कि ऋग्वेद में मिलते हैं, तो इनके 250 श्लोक के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। आगे हम बात करते हैं अग्नि। अग्नि को हम मध्यस्थ देवता, थोड़ा सा यहाँ पे मध्यस्थ स है, मध्यस्थ देवता, तो ये इनको मध्य के देवता बोला जाता था, तो इसलिए इनको मध्यस्थ देवता कहा गया है। इनके बारे में 200 श्लोक जो कि ऋग्वेद में लिखे गए हैं, तो इनके बारे में भी आपने पढ़ लेना कि इसके 200 श्लोक लिखे गए हैं। सविता, चमकता सूर्य, गायत्री मंत्र, तो इनको सतत गायत्री मंत्र के बारे में भी बताया है चमकता सूर्य में। अगर चमकता सूर्य किसको नाम दिया गया है, वो सविता को, तो आपने याद रखना है, चमकता सूर्य सविता को दिया गया, जिसने गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। मित्र, उगता सूर्य मित्र को, उगता सूर्य मित्र को, और चमकता सूर्य सविता को। अश्विन, चिकित्सक देवता, चिकित्सा से संबंधित देवता अश्विन। पूषण, पशुओं तथा औषधि का देवता, पशुओं तथा औषधि का देवता पूषण के बारे में। सोम, वनस्पति के देवता, सोम, वनस्पति का देवता सोम। वरुण, इसमें ना एक वरुण मैंने लिखना था, वो मैं आपको नीचे लिख देता हूं। वरुण वर्षा का देवता, वर्षा का देवता, वरुण वर्षा का देवता। ठीक है, इसमें ना मैंने एक बात बतानी थी, जो स्त्रियों से रिलेटेड, स्त्रियों की स्थिति जैसे कि प्राचीन समय में और वैदिक समय में अच्छी थी, धीरे धीरे इसकी जो एक स्थिति है ना, वो नीची जाके जा रही थी। लेकिन अभी हाल ही में जैसे कि हम वर्तमान में अभी फिर हम इसको धीरे धीरे ऊंचा लेकर आ रहे हैं। स्त्रियों को अपने समान समझ के, अपनी कंधे से कंधा मिलाकर आज हम इनको बराबर लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो पहले इनकी स्थिति काफी अच्छी थी, आगे हम पढ़ेंगे इनकी स्थिति नीचे होती जाएगी। तो ये तो थी हमारा पूरा वैदिक काल। अगली हम नेक्स्ट वीडियो जो कि उत्तर वैदिक काल में आएगी, इसका भी मैं आपको फर्स्ट वीडियो का भी जो इसका है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।